हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो कि लगातार 2 कार्यकाल तक ये रहे थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के ये चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाँ, आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे प्लासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में, बक्सर की युद्ध की बात करें तो ये 1764 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो नादिर शाह के ये बहुत पहले हुआ था, प्लासी पानीपत बक्सर के युद्ध से पहले। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इन 1911 यानी 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के अवसर पर जश्न मनाने के लिए भारत में कहाँ दरबार आयोजित की गई थी? तो भारत के दिल्ली में दिल्ली दरबार की आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, जो कि 1911 में। अगर आपसे पूछे कितने बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो कुल मिला के 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक बार 1877 में और एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अगर हम बंगाल बंदोबस्त की बात करें महलवारी की तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। 3 व्यवस्थाएं लागू की गई थी, एक परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त जो कि रीड और मुनरो ने किया था, और इसके अलावा हम बात करें महलवाड़ी की तो हॉल्ट मैकेंजी ने, और यहाँ पे कॉर्नवालिस की बात करें तो जो रैयत बाड़ी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपसे कई बार राज्य पूछ लिया जाता है, तो अगर आपसे परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो बंगाल और बिहार उड़ीसा वाला प्रोविंस हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी की तो रैयतवाड़ी हो जाएगा बम्बई एंड मद्रास की, और अगर आपसे पूछे महलवाड़ी की तो पंजाब एंड यूपी ये वाली प्रांत हो जाएगा महलवाड़ी सिस्टम की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, टोडा जनजाति कहाँ रहती है? टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि ये भारत के दक्षिणी पार्ट में है, तमिलनाडु के आसपास में। यहाँ पर टोडा जनजाति रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो भारतीय संविधान में देखिए संशोधन सबसे पहले आर्टिकल यहाँ पे देख लीजिए। आर्टिकल क्या होता है? 368 है, जो कि साउथ अफ्रीका से भारत के संविधान संशोधन के लिए हमारे संविधान में लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान संशोधन में कौन से भाग में अनुच्छेद 368 है, तो हो जाएगा भाग 20 में है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन कहाँ होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में ही संशोधन होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर केवल है डी में 1 और 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर जो बनते हैं वो संसद बनता है। अगर आपसे पूछे कि संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कितना है, तो करीब करीब यहाँ पे 54 है। अगर एशिया की बात करें तो यहाँ 49 से 51 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख, लिपु माना, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हाँ, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी पाया जाता है। दोस्तों, आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ दोस्तों ये फुल
एनसीईआरटी और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्लासेस हम देते हैं, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, और वो सभी के सभी एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश संविधान से लिया गया है। यानी कि पॉइंट है, सबसे पहले एक पॉइंट तो यहाँ पे ये बन गया कि आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो याद रखिएगा उस 14 में है कानून के समक्ष समानता। किस में है? अनुच्छेद 14 में। एक नंबर आपका यहाँ बन गया। तो और दूसरा प्रश्न है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कानून के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट, अगर आपसे बोले इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये हो जाएगा यूएस कंडीशन से, यानी कि सभी के लिए कानून एक समान है, तो यूएस यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन अगर ये पूछे इक्वालिटी बिफोर लॉ समानता का अधिकार, तो वो ब्रिटेन से लिया गया यानी कि ब्रिटिश से लिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि ग्रीनलैंड में देशों में किस देश का भाग है, यानी जो ग्रीनलैंड है वो किस देशों का भाग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डेनमार्क का एक भाग है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो ये विश्व का सबसे शुष्क जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर आटाकामा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्क है। लेकिन वही अगर आपसे पूछ ले कि सहारा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है, और ये आटाकामा साउथ अमेरिका में है। टकला मकान की बात करें तो टकला मकान और गोभी ये दोनों कहाँ हैं, एशिया में है। अगर देश पूछ ले तो देश कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, अगर हम सहारा की बात करें तो यह कहाँ है, अफ्रीका में है। अफ्रीका ऊपर वाले भाग में बात कर सकते हैं, वहाँ पे है। और अगर इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें आटाकामा की, तो आटाकामा देखिए कहाँ है, आटाकामा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गोभी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं टकला मकान और गोभी कहाँ है, एशिया में है, जो कि यहाँ कहाँ है, चीन में है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, दामोदर कोयल स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है, यानी कि दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में है। चल अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, ठीक है, और उसके बाद बीच में शिवालिक है, और उसके बाद जब हम आएंगे तो वो वाला फिर अरुणाचल है, हिमांचल है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हिमांचल है। हिमांचल के बाद विंध्याचल पर्वत है, उसके बाद सतपुड़ा है, और सबसे नीचे में नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और हाँ, आगे करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं, यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, अगर ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर सेशन देखना है तो यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। यहाँ से देख के आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जेन्युइन वाले, तो यहाँ से आपके ज़रूर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न वही सेम है, तो आंसर तो वही सेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न पूछा है, देखिए जो यहाँ पल्लव है, पल्लव कहाँ के हैं, तो यहाँ पे पल्लव के तो पल्लव की राजधानी कहाँ थे, तो कांचीपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का बी हो जाएगा। और उसके बाद चोल की बात करें तो यहाँ पे चोल जो हो जाएगा, चोल तंजौर था। चालुक्य की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो चालुक्य की बात करें तो चालुक्य हो जाएगा पताफी या वतापी चालुक्य हो जाएगा। पांडे की बात करें तो यह मदुरै हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, यहाँ पहला का बी, तो पहला का बी किस में है, एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है, तो हिंद महासागर की जो धारा है उसे कहते हैं मोजाम्बिक धारा, जो कि ये गर्म जल धारा है।
अगला यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कूट भाषा में है, इसको आपको मिलान करना है। तो यहाँ आप देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 40 में है। अगर समान संहिता की बात करें तो 44 में है, और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण की बात करें तो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें तो अनुच्छेद 51 में है। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हर बार हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1948 में रामगढ़ में राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि 1940 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था रामगढ़ में। जो वर्तमान में रामगढ़ कहाँ है, तो झारखंड में है। कहेगा कि कौन सा नंबर का, तो ये 53वां नंबर का हुआ था अधिवेशन। ठीक है, अंडर द 53rd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड रामगढ़ इन मार्च 1940, यानी कि मार्च में 1940 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शासन यानी कि अध्यक्षता में, और ये एक युवा थे, और जो 1940 से अगला देखिए अगला प्रश्न पूछा है। यहाँ पे आप यही देख सकते हैं इसको डिटेल में, क्या कि जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, जो कि रामगढ़ में है और वर्तमान अभी झारखंड में है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य नहीं है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। He was the only president who occupied the office for the 2 times, यह एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार बने। बिल्कुल ये भी बात सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। सी पॉइंट पूछा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी, वह ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ये ध्वज समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ही वॉज द अवॉर्डेड भारत रत्न 1962, जी हाँ, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि आपको रेगुलर इस तरीके से रेगुलर आपको वीडियो मिलती रही और हमें मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से मैं आपको रिसर्च करके रोज़ आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ। अगला प्रश्न देखिए, और आप भी जान सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये सबसे पहले तो बिहार के थे। 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जो कि 2 कार्यकाल में, ठीक है, एकमात्र 2 कार्यकाल में रहे थे। और इसके अलावा संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुना गया था, और 1962 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त वह ध्वजा समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के सक्रिय सदस्य भी थे, सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं, याद रखिएगा। यानी कि अतिरिक्त वह ध्वजा समिति के अध्यक्ष, ध्वज समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के सक्रिय सदस्य भी थे, ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ के प्रश्न क्या पूछा था, ये वाला, वह ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। तो ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे, यहाँ से ऑप्शन नंबर फिर नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। ये फ्लैग कमेटी के भी अध्यक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई, देखिए क्षोभ मंडल सबसे पहले अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, इस तरह से ऊपर होगा। तो सबसे पहला कौन सा क्षोभ मंडल है, तो 1 पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक में या पृथ्वी की कक्षा में कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 13 किलोमीटर, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगला पूछा कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जी ना, ये वायुमंडल की ऊपरी परत तो है ही नहीं, क्योंकि सबसे पृथ्वी के नज़दीक है। परत का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। जी नहीं, क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल तक जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है, तापमान घटता है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए।
महात्मा गांधी का सोचना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसे स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इसे भंग कर देना चाहिए। अगर ये भंग नहीं होता है तो भारत के जो नेता हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी नेतागिरी के लिए वो इसको गलत दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी का सोचना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्र, तो वही प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में और यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक गाँव में। महात्मा गांधी हैड सजेस्टेड दैट द आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद, द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व एज ए पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को इसको डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। इनका ये सुझाव था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अगला प्रश्न पूछा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज खिलाफत डे सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अक्टूबर 1919 को, और 17 अक्टूबर को ही खिलाफत डे के रूप में मनाते हैं। वही अगर हम 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो यही 13 अप्रैल 1919 को ही भारत के पंजाब शहर के, पंजाब में ही उस समय एक्चुअली राष्ट्र हुआ नहीं, 1919 की बात है, तो पंजाब में ही अमृतसर के जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 17 अक्टूबर 1919 में वाज ऑब्जर्व द खिलाफत डे। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज एट न्यू दिल्ली एट लेटर खिलाफत मूवमेंट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम के प्रारंभ किए थे। तो देखिए आप 1905 में हुआ था क्या कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और उसी स्वदेशी आंदोलन में ये बताया गया था कि हम भारत में जो निर्मित वस्तु हैं उसे हम अडॉप्ट करेंगे, और जो विदेश से वस्तु हैं उसको हम बाइकआउट यानी कि बहिष्कार करेंगे। तो उस समय बंगाल विभाजन के समय में ही बाइकआउट भी हुआ था और स्वदेशी भी हुआ था, और शिक्षा के बारे में भी कि स्वदेशी शिक्षा अपनाया जाए ये भी हुआ था। लेकिन अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरे नंबर की जो नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट है, असहयोग है, जो कि ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जबकि ये तीनों के तीनों 1905 में हुए थे। तो यहाँ पे आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, बिहार में आज़ाद रास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही हुआ क्या था, जितने भी प्रमुख नेता कांग्रेस के थे, लीडर्स थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं गिरफ्तारी के बाद वहाँ से जयप्रकाश नारायण वहाँ से भाग निकले थे, और उसके बाद निकलने के बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन निकलने के बाद आज़ाद रास्ता का प्रारूप इन्हें की तैयार किया था, जो कि कहाँ पर, बिहार में ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में कब हुआ था, 8 अगस्त 1942, कहीं 9 अगस्त भी है, और यहाँ पे एनसीईआरटी में 8 अगस्त है। 8 अगस्त 1942, कहीं 9 भी होगा, तो दोनों सेम है, दोनों नहीं देगा पेपर में, एक ही देगा 8 या 9, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। 1942 में मुंबई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। यह आंदोलन अगस्त की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त में ही हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। पेपर में कई बार पूछ दिया जाता है कि अगस्त क्रांति कब हुआ था। सभी को याद है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, लेकिन अगस्त क्रांति पता नहीं है, इसलिए याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को, यानी कि अगस्त में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी की शुरू किया अंग्रेज भारत छोड़ो, और यही महात्मा गांधी ने शुरू किया कि भारत छोड़ो अंग्रेजों। 14,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया, और यही कारण है कि अंग्रेजों ने क्या करा, करीब 14,000 भारतीय लोगों को जेल में डाल दिया गया। और यहीं से फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ, पहली गुप्त गतिविधियां बहुत सारे लोगों ने चलाया, जो कि जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के थे, वहां से जेल से भाग गया, और जेल से भागने के बाद नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए, और वहीं पर जंगल में रहने वालों के लिए आज़ाद रास्ते
दस्ते की स्थापना की और इसी को छापामार युद्ध और विदेशी शासन में अव्यवस्था और पंगु बनाने की प्रशिक्षण दिया करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे सैन फ्रांसिस्को नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये बीपीएससी टीचर्स के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी का स्थापना यहाँ पे हुआ है। 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ओरेगन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके अलावा कौन कौन किया था? तो हरदयाल लाल, संत बाबा वास्क सिंह डाडेहर और यहाँ पे बाबा जवाल सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाखना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोहन सिंह भाखना ही पूछा जाता है और ऑप्शन में भी यही रहता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इन विच स्टेट एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड उत्कल एयरपोर्ट, यानी कि हाल ही में उड्डयन मंत्री, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ये कहाँ के? एमपी के हैं और इन्होंने उत्कल हवाई अड्डे की स्थापना किया है। जो कि ये उत्कल है, उत्कल को उड़िया यानी उड़ीसा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगस्त में 2023 में उड़ीसा में है उत्कल हवाई अड्डे का आधारशिला आधारिक तौर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त द्वारा खोला गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रिपन के द्वारा नहीं, जबकि ये लिट्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के द्वारा शुरू किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, जो कि यहाँ दोनों ही अलग है। यानी कि ये लॉर्ड लिट्टन जो है यहाँ रिपन की जगह होना चाहिए और रिपन की जगह लिट्टन होना चाहिए और लिट्टन की जगह रिपन होना चाहिए, दोनों ही गलत दिया है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? अगर आपने पिछला वाला मेरा सेशन देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए जो हमारा विक्रम है वो हमारा 57 BC से शुरू हुआ था और हमारा जो शक संवत है ये कनिष्क ने 78 यानी 78 AD में शुरू किया था। और दोनों का जब अब अंतर निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 135 साल का दोनों का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है इनमें से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे? तो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे और बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और बिहार के जो जयप्रकाश नारायण है उसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाठी के चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में हो जाएगा। गोपाल कृष्ण खोगले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण खोगले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा बोर्नियो जो है ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन? देखिए क्वाड ग्रुप जो है इस नेशन में 4 कंट्री हैं। कौन कौन के हैं? तो इंडिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है। चारों के चारों क्वाड के संस्थापक क्वाड देश के मेंबर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। इसको याद आप कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से ट्रिक पे याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिया यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, जिया जे से जापान, आई से इंडिया और ए से ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे एक याद रखिए US, जिया US, यानी कि जे से जापान, आई से इंडिया, ए से ऑस्ट्रेलिया और US, यानी कि ये 4 कंट्री हैं जो कि क्वाड समूह के मेंबर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था? तो जगजीवन राम के पास था।
अपने चैनल को यानी आई एग्ज़ाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। पूछा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फुली प्रिपेयर्ड ऑन 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 11 फरवरी 1948 को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना है कि वो क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, यानी बन के तैयार कब हुआ है या फिर संविधान लागू कब हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार यानी बना, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, यानी कि बना कब था। तो हमारा जो संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो हुआ था 26 यानी कि 26 नवंबर 1949 को। बच्चे क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को टिक कर देते हैं और वो क्वेश्चंस ध्यान को नहीं पढ़ते हैं और यहीं पे गलत हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा, यानी कि आपको तैयार की बात करें तो 26 नवंबर 1950 और अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950। और चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज नॉट लॉन्च बाय द लाला लाजपत राय। इनमें से अब बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर जो लाला लाजपत राय ने शुभारंभ नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा द पीपल यंग इंडिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, यंग इंडिया नामक न्यूज़पेपर। लेकिन बाकी सभी जितने भी हैं ये महात्मा गांधी के नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन लाला लाजपत राय ने न्यूज़पेपर आरंभ नहीं किया था। तो अगर आपको एक याद है, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको पता है कि महात्मा गांधी के कौन कौन से पेपर हैं, तो आप उसको क्वेश्चंस को आंसर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यंग इंडिया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा रचित समाचार पत्र हैं। बाकी द पीपल रीजेनरेटर ऑफ आर्यवर्ता, यानी कि भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए द पीपल आर्यवर्त और द पंजाबी, ये तीनों के तीनों लाला लाजपत राय के ही न्यूज़पेपर है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि लाला लाजपत राय ही सैमन कमीशन के विरोध में जब ये लाठीचार्ज में इनको मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे यंग, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। यंग इंडिया वॉज नॉट लॉन्च बाय लाला लाजपत राय, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया कि यंग इंडिया जो है लाला लाजपत के राय के द्वारा नहीं है। इट वॉज वीकली पेपर और जर्नल, यानी कि ये जो है ये वीकली पेपर है, यानी कि सप्ताह में एक बार इसको प्रकाशित किया जाता था और वो भी इन इंग्लिश में। पब्लिश्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और यंग इंडिया, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी की इंग्लिश का न्यूज़पेपर इसमें से कौन सा है या फिर क्या नाम है। तो यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो वीकली पेपर है और ये महात्मा गांधी जी का है, जो कि 1919 से लेकर के 1931 तक चलाया गया था। एक बात आपको ध्यान रखना ये बात है कि 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, और वो भी कहाँ पर, तो अमृतसर पंजाब में। और आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए क्या है, 1931 की बात यहाँ पे बोल रहा है। तो 1931 में अगर आप देखेंगे तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न का आप आंसर करेंगे। प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। On which of the following dates is World Standards Day celebrated? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। अब ये होता क्या है, मानक दिवस का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेज, यानी कि यूनिट, जैसे आप माप तौल बाकी सारी चीज़ के आप देखते हैं ना, मानक होता है, जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम या फिर आप कई सारी चीज़ें को मेजरमेंट होता है, उसकी होते है विश्व मानक दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेज इसको घोषित किया था 14 अक्टूबर को ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्या है, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेज रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि इन विच स्टेट
एविएशन मिनिस्टर, एविएशन का मतलब होता है उड्डयन मंत्री, इन विच स्टेट एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया इनॉग्रेटेड उत्कल एयरपोर्ट। कहने का मतलब एक प्रश्न आपको यहाँ से भी बन रहा है कि वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन है, यानी कि हवाई जहाज मंत्री कौन है, उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कहाँ के हैं, एमपी के हैं। और इसके बाद कह रहे हैं किस राज्य में उत्कल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा उत्कल बंगा आपने वहां पे सुना होगा प्रस्तावना में, उत्कल बंगा उसमें जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गान में उत्कल बंगा, उत्कल का मतलब होता है उड़ीसा। अगर आपको ये भी याद है तो आप यहीं से आंसर को कर सकते हैं उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भारत में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़े क्या है, सबसे बड़े स्टेट है, यानी कि सबसे बड़ा स्टेट है जो कि कौन सा है, राजस्थान है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या है कि पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे यहाँ पे ज़्यादा की जाती है। तो और इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यानी कि आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन का पद निम्नलिखित में से किसका था? सिंधी विग्रह का, कवि का, महादंड नायक का। यहाँ पूछा है समुद्रगुप्त के दरबार में। यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि थे, क्या नाम था, तो उन कवि का नाम था हरिसेन। तो यहाँ पे देखिए तो सिंधवी विग्रहिका ही थे और कवि भी और महादंड नायक भी थे। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो तीनों ही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ देम, यानी कि ए बी सी तीनों ही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फॉरम। यानी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा संटा थॉटम। निक संता थॉटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाँ आपको बता दूं कि बिहार की ये तेलंगाना राज्य की पहली महिला है जो कि वर्ल्ड अवार्ड एट ब्रिक्स सम्मेलन में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा और विस्तार से। यहाँ देखिए तेलंगाना फर्स्ट वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर CIO संटा थॉटम honored to the World Innovation Awarded at the first BRICS Innovation Forum held Moscow, रसिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक तो आपको ये याद रखना है कि जो ये सांता थॉटम है ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। और तेलंगाना आपको बता दूं जो कि अभी एक नया मतलब कि 2 जून 2014 में नया राज्य का गठन हुआ है तेलंगाना। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि रसिया, जो रसिया की राजधानी है वो कौन है, कहाँ है? मॉस्को है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, हु हैव बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा R माधवन। ठीक है, R माधवन को नामित किया गया है। चलिए यहाँ पे और कुछ देख सकते हैं, R माधवन को कौन सी फिल्म के लिए किया गया है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉकेटरी द नमाबी इफेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि पुहर और कैवरीपट्टनम वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रूलिंग डायनेस्टी। यानी पुहर या काबरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह था? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चोल, यानी कि चोला का। ठीक है, ये मैंने पिछला बार भी आपको मैंने कराया था, अगर आपने उस सेशन को देखा होगा तो आपको जरूर यहाँ से आप आंसर कर दिए होंगे। यहाँ देख सकते हैं पुहार या कावेरीपट्टनम लगभग 3000 साल पहले चोल राजवंश के क्या था? बंदरगाह था, या फिर दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक शहर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है मातृभूमि योजना इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट।
तो ये मातृभूमि योजना किस प्रदेश की योजना है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की योजना है मातृभूमि योजना, जो कि अगर हम बात करें तो भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान है। अगर हम यहाँ पे दलहन तिलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे दालें और तिलहन की खेती होती, फसल उगाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के हार्ट स्टेट इसको बोला जाता है, क्योंकि पूरे भारत में विश्व में यानी कि भारत में सेंटर में मध्य प्रदेश ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटी हैज बीन लॉन्च विच स्टेट यानी कि या यूटी। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बोले कहाँ पर? तो गाजियाबाद। ये आप देख सकते हैं, मेरठ गाजियाबाद उधर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 रिपन द्वारा पेश किया गया था। नहीं, रिपन द्वारा ये पेश नहीं किया गया था वर्नाकुलर एक्ट, ये लिट्टन के द्वारा पेश किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉर्ड लिट्टन ने इसे निरस्त कर दिया। ये उल्टा लिखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लिट्टन ने शुरू किया था और वर्नाकुलर एक्ट 1878 लिट्टन ने निरस्त कर दिया था। ये दोनों ही उल्टा है। ये जो वर्नाकुलर एक्ट है रिपन द्वारा पेश नहीं किया गया था, लिट्टन के द्वारा पेश किया गया था और रिपन के द्वारा खत्म कर दिया था। दोनों ही गलत दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए होगा ना ही बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज हॉस्टेड द ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 की मेजरमेंट की थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट GMIS 2023। फर्स्ट मैरिटाइम इंडिया समिट वाज हेल्ड 2016 ने 2016 में किया गया था मुंबई, वाइल द सेकेंड मैरिटाइम हेल्ड वर्चुअली 2021 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड ड्यूरिंग द टर्नर और विच ऑफ द फ्लोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान था? तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था 1857 में। जब 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय लॉर्ड कैनिंग के ही। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कौन से वायसराय थे? तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछे कि 1858 भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दौरान था, तो वो भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में प्रपोज हुआ था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉरम 1856 टू 1862, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे 1856 से लेकर 1862 के बीच में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर जो अभी हाल ही में गया है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि 15 अक्टूबर को ही भारत के जो 11वें राष्ट्रपति हुए थे और इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाते हैं, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, और उन्हीं का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर का। और इसीलिए 15 अक्टूबर को ही विश्व स्टूडेंट दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ APJ अब्दुल कलाम थे और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं विश्व छात्र दिवस। अगला प्रश्न की बात करें तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बोले तो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास कब हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा 1972 में। और अगर आपसे बोले कि ठीक है एलिफेंट, तो हो जाएगा 1992। अगर बोले टाइगर तो 1973। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया द ईयर 1972। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील यानी कि विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल विटामिन? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? विटामिन
ए हो जाएगा। बाकी विटामिन बी और सी जो होता है वाटर में घुलनशील होता है, और जो विटामिन ए होता है वो फैट में घुलनशील होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अभी बीपीएससी में यहाँ पे बी12 से पूछा गया था कि बी12 को क्या बोलते हैं, तो साइनोकोबालियम बोला जाता है या फिर कोबाल्ट बोला जाता है, जो कि अभी बीपीएससी की जो परीक्षा हुआ था टीचर में, वहाँ पे इस प्रश्न को पूछा था। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक, और विटामिन बी को साइनोकोबालियम या फिर कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कि विटामिन ए डी ई के यानी कि एडेक, फास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, ये फैट में घुलनशील होता है। एडेक यानी कि इसको कीड़ा के भी नाम से बहुत लोग याद करते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ए डी ई के वासा में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन की स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, विटामिन बी। ठीक, ये सारे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि विच इंडिया आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटेन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, संविधान लिखा गया था, तो किस भारतीय ने उसको अलंकृत किया था, यानी कि उसको कॉपी, संविधान की कॉपी को सजाया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंदलाल बोस। कौन? नंदलाल बोस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो संविधान अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कहाँ के थे? तो बिहार के थे। अगर आपको पूछे कि संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये प्रश्न है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये मैंने आपको पहले कराया था, तो आप आंसर इसका दे देंगे जो किसने कराया था, तो फैजी ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, पूछा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने की, आगरा शहर किसने बसाया था, बाद में इसे राजधानी के रूप में का श्रेय जाता है, तो वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2022, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के किस संस्करण का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर को किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड फूड कहाँ पे हुआ था आयोजन, न्यू दिल्ली में होता है। दूसरे संस्करण कहाँ पे? नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में 3 से 5 नवंबर 2023 अभी होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के थे प्रश्न। तो और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे यानी कि आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज अ मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इनमें से कौन सा सदस्य था? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये हमारे जो संविधान सभा का ये मेंबर थे। लेकिन ये जो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, ये संविधान सभा के अध्यक्ष यानी सदस्य नहीं थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सदस्य की बात करें तो सदस्य अगर अध्यक्ष हुए तो सदस्य भी होंगे ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि निरंजना नदी का दूसरा नाम फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे भगवान बुद्ध ने इसी नदी के किनारे पे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या है कि फल्गु नदी को बौद्ध द्वारा पवित्र माना जाता है, निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तट पर भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। पूछा जाएगा किस जिले में है बिहार के, तो वो हो जाएगा बिहार के गया जिले से होकर के गुजरती है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। देखिए उड़ीसा के साथ तो साझा नहीं करता है, उड़ीसा के साथ तो साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे तो उड़ीसा तो जहाँ जहाँ है काट दीजिए, यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ भी उड़ीसा है, तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार अपना सीमा साझा करता है। अगला आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आप मैप है, मैप के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के एक मिशन है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि गगनयान किसका मिश्रण है, गगनयान किसका एक मिशन है, यानी कि DRDO के हैं, इसरो के हैं, नासा के हैं। तो आप यहाँ से एक नंबर बन जाता है, जो गगनयान है वो इसरो के एक मिशन है। इसमें मिशन में क्या है, तो इस मिशन में बोला है ये कि 3 सदस्य यानी कि तीन लोगों के दल को 5 से 7 दिनों तक के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो वही भेजा जाएगा, तो कब भेजा जाएगा ये बताना है। तो ये 2024 में, अभी हाल ही फिलहाल में
इसे मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन को 2024 में भेजा जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे और बन जाता है क्या कि इसरो का गठन कब किया गया था? तो इसरो का जो गठन किया गया था वो 15 अगस्त को किया गया था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे गगन, यहाँ पे देखिए ये कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। कह रहे गगनयान भारतीय अंतरिक्ष, देखिए गगनयान भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का एक मिशन है जो कि ये 2024 में लॉन्च होने वाला है और इसमें 3 सदस्य लोगों को भेजा जाएगा जिसमें कि 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ानें होगी। गगनयान सिस्टम में मॉड्यूल जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, यानी कि उसमें 3 लोगों में से 1 महिला भी होंगे और 2 पुरुष होंगे। यह पृथ्वी से करीब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी का कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यानी कि ये जो गगनयान है ये पृथ्वी से भेजा जाएगा और इसमें 3 लोग होंगे, 1 महिला और 2 पुरुष होंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसलिए महिलाओं को भी भेजा जा रहा है। पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर हो जाएगा? तो 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितने दिन रहेंगे? 5 से 7 दिनों तक। तो ये पूरी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि विक्रम शक संवतों के कितना अंतर है? यानी कि आप सभी जानते हैं 2 शक संवत है जिसे आप डेट यानी कि तिथि आप मानते हैं। तो एक तो है विक्रम, एक है विक्रम और एक शक संवत, यही 2 डेट हैं और इन दोनों डेटों से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तिथि का निर्धारण किया जाता है। देखिए जो विक्रम डेट है यानी कि विक्रम संवत है ये 57 AD से शुरू किया गया था और जो शक संवत है ये 78 AD से शुरू किया था। ये वाला है ना कनिक्स ने किया था। तो अब देखिए ये विक्रम संवत इतना से शुरू किया था और ये 78 से किया था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 135, यानी कि दोनों का जो अंतर है 135 साल का अंतर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, यानी कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2023 की मेजबानी क्या है और इसमें सबसे ज़्यादा पूछे किसने जीता है? तो वो हो जाएगा पंजाब ने। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम्स 2023 10 दिन के लिए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट था जो कि कहाँ उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन से सिटी थे? तो लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड गोरखपुर। और थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कंडक्टेड ऑन जून 2013 IIT BHU कैंपस। इन्हें तीसरा की बात करें तो IIT BHU की बात करें कैंपस वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछे भारत का कौन से स्पिरिचुअल कैपिटल है तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ स्थल ज़्यादा हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश IIT BHU परिसर में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ विच द वाइसरॉय, यानी कि किस वाइसरॉय के शासनकाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड यानी स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में है, यानी कि उस समय लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग के ही वाइसरॉय के काल में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। अगर आपसे डेट पूछ ले तो आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। 1961 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। 1861। चलिए ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ फर्स्ट फॉर्म 1861 ड्यूरिंग द लॉर्ड कैनिंग 1856 एंड 1862, यानी कि 1861 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना किया गया था और इट वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, हु आल्सो बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया का जो लेखक थे वो थे लाला लाजपत राय। चलिए अगला, और यहाँ पे आप ये बाकी सारे देख सकते हैं जो भारतीय गीत है यानी कि वंदे मातरम सुजलम सुफलम वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, उन्होंने गाया था। अगर हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो ये भारतीय संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर और इन्हें संविधान के पिता भी बोला जाता है। और अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। बाकी और सारी विशेष बातें आगे हम करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि द फर्स्ट
न्यूलिथिक कल्चर इन द बिहार वॉज फाउंडेड एट, यानी कि बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति डैश में देखने को मिलती है, तो वो हो जाएगा चिरांद में। कहाँ पर? चिरांद में देखने को मिलती है। आप यहाँ पे और कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार में जो पाषाण काल के स्थल थे वो देखिए, पूरा पाषाण स्थल जो थे मुंगेर और नालंदा में। पेपर में पूछा जाएगा पूरा पाषाण स्थल बिहार के किस जिले में मिलता है, तो मुंगेर और नालंदा में पूरा पाषाण के स्थल मिलता है। नव पाषाण के बारे में बात करें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व मिलता है चिरांद, जो कि सारण जिले में, कहाँ पर? सारण डिस्ट्रिक्ट में है। और चेचर कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। चेचर है वैशाली में, चिरांद सारण में। ताम्रपाषाण युग स्थल चिरांद यानी कि सारण में है। चेचर की बात करें तो वैशाली में है। और चंपा कहाँ है? तो भागलपुर में है। और तारीडीह की कहाँ है? तो गयाडे में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है? ताम्रपाषाण युग स्थल है। तो यहाँ तीनों पाषाण के बारे में आप समझ चुके होंगे, पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। और हाँ दोस्तों, आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सभी के सभी बीपीएससी के प्रश्न पूछा गया है। कह रहे कि हु वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये सेवन कमीशन के विरोध में इनको लाठीचार्ज सरकारों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज किया, जिसकी लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। और गोपाल कृष्ण खोगले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोगले थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बचा, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इंडियन स्ट्रगल, तो इनमें से आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के उन्होंने लिखा था। सुभाष चंद्र बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिएगा। उन्होंने 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन में जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो हरिपुरा 1938 यानी 1938 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1939 में भी चुनाव हुआ था, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और महात्मा गांधी की तरफ से महात्मा गांधी ने 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसमें कि पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जिससे कि महात्मा गांधी नाराज हो गए। और उसके कारण इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा 23 जनवरी को इनका जन्मदिन हुआ था, और 23 जनवरी इनके जन्म के दिवस के अवसर पर ही पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, यानी ताम्रपाषाण युग को कैलोलिथिक युग कहा जाता है। देखिए बीपीएससी में इस प्रश्न को यहाँ पे हाल ही में पूछा है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज है यानी कि कांसा है, कांसा किस से बने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। तो जो कॉपर और टिन है, कॉपर और टिन यानी जो ब्रॉन्ज बनता है वो कॉपर और टिन के द्वारा बना जाता है। ताम्रपाषाण युग की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग बोला जाता है। इसमें ताम्रपाषाण युग में पत्थर के औजार नवपाषाण युग के किसानों और कांस्य युग की सभ्यता के बीच परिवर्तन का युग माना जाता है। ठीक, चलिए अगला आगे करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे यानी कि आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। सब्सक्राइब के कोई चार्जेस नहीं है, इससे ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण सेशन लेकर आता रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन एरिया, यानी कि निम्नलिखित द्वीप कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात करें तो हो जाएगा बोर्नियो। जो बोर्नियो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बीपीएससी इस प्रश्न को पूछा है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं अब यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ कर रहा है, हु कंक्यूर्ड द लास्ट गंगा और संग, यानी गण और संग। तो अंतिम गण अथवा संग किसके विजय प्राप्त की थी? तो हो जाएगा मगध नहीं होगा, गुप्त हो जाएगा। ठीक है, गुप्त रूलर उस समय अंतिम गण और संघ किसके विजय में प्राप्त हुआ था? तो गुप्त रूलर यानी गुप्त शासक के समय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि सूची यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है सूची, इसमें मिलान करना है। विटीकल्चर, अगर हम विटीकल्चर की बात करें तो विटीकल्चर है अंगूर की खेती के लिए। ठीक, अगर वेजिकल्चर की बात करें तो जो ट्री फैमिली है वृक्षों की खेती के लिए वेजिकल्चर के लिए बोला जाता है। पिसीकल्चर की बात करें तो ये मछली पालन के लिए पिसीकल्चर है। और ओलिरोकल्चर की बात करें तो ये वेजिटेबल से संबंधित है। यानी ए का 4 कहाँ है? ए का 4 ऑप्शन नंबर यहाँ है डी और ये, तो सी नहीं होगा और ए नहीं होगा। आगे देखते हैं बी का कौन सा है? बी का 3 एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रेगुलर टैक्सेस कलेक्टेड बाय द रूलर ऑफ द महाजनपद, यानी कि महाजनपद के काल में कौन से इनमें से टैक्स कलेक्ट नहीं किए जाते थे। तो देखिए फसल पर तो कर लिए जाते थे, शिल्पकार पर कर लिए जाते थे, यानी कि जो फसल होती थी उसमें से जो भी होता प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या भी जो भी होता था उसमें चार्ज लेते थे, इन टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था। शिल्पकार यानी पत्थर के जो कारीगर थे उससे भी टैक्स लिया जाता थे। चरवाहों पर भी टैक्स लिया जाता था। परिवार पर यानी कि फैमिली पर टैक्स नहीं लिया जाता था। उसमें ये नहीं कह रहा था कि आप चाहे 2 बच्चे 3 बच्चे, उसमें कोई टैक्सेस नहीं लगाते थे। अगला प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड, कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जापान है, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, द चीफ ऑफ द मर्चेंट इज द गुप्ता गेप एज वॉज कॉल्ड, यानी कि गुप्त काल में व्यापारियों को, मुखिया को क्या कहते थे। तो वो हो जाएगा सर्तवाह कहते थे। ठीक, चलिए यहाँ पे और देख सकते हैं आप, जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, या कि महादंड नायक को क्या बोलते थे, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी महादंड नायक होते थे। कुमार अमात्य की बात करें, एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था। और युद्ध और शांति मित्र की बात करें तो संधि विग्रह था। और अगर नागर श्रेष्ठी की बात करें, शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारी था। और व्यापारी करवाको नेता को क्या बोलते थे, सातवाह। और मुख्य शिल्पकार को बोलते थे कुलिका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। जी नहीं, बिल्कुल पुहार पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, ये चेरों का था। मदुरै जो था ये था पांड्यों का। तो दोनों उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या है, कि चोल चेचर पांड्या के दो, एक अंतर्देशीय और एक तटीय था। यह 6 शहरों में 2 महत्वपूर्ण थे, पुहार और कैवरीपट्टम। यह चोलों का बंदरगाह था। और जबकि यहाँ पे दूसरा जो है वो है मदुरै, पांड्यों की राजधानी थी। ठीक, चलिए अगला अगला करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, हु ट्रांसलेटेड जो है भास्कराचार्य वर्क लीलावती इन द पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि भास्कराचार्य की कृति। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कि जो लीलावती है वो किसकी कृति है। तो भास्कराचार्य जी के जो एक कृति है जिसका नाम है लीलावती। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया है ये बताना है। तो फारसी में जो अनुवाद किया था वो फैजी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, विच सुल्तान ऑफ द मेडिवल पीरियड इज क्रेडिटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आगरा सिटी एंड द मेकिंग इज द कैपिटल ऑफ सल्तनत, यानी किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसी सल्तनत राजधानी बनाने की श्रेय जाता है। यानी कि सबसे पहले उन्होंने आगरा सिटी बनाया और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसकी राजधानी वहाँ पे कर दिया। तो हो जाएगा सिकंदर लोधी। कौन सा हो जाएगा, सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो सारे सेशंस देख लीजिएगा। यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्वामी विद्यानंद। अगर हम कृष्ण सिंह की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था श्री कृष्ण सिंह। अगर हम राजकुमार शुक्ल के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने ही 1916 में जब कानपुर का अधिवेशन हो रहा था तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने बिहार के चंपारण बिहार आने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। और इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी बिहार गए थे और बिहार में 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए हाल ही में बीपीएससी 68 प्री 2022 और ये हावी 2023 में इस प्रश्न को पूछा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आखिर ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलर प्लेट होते हैं, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गई और कोई भी लेक हो गया, तो उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, उसी को कहते हैं तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र या फिर सोलर सिस्टम। सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, कई जगह ऐसे हैं जो कि तैरता हुआ उद्यान भी बनाया गया है। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा संयंत्र है, कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कादिरबाग दरभंगा। ठीक है, चलिए ये कौन सा जिला में है, कादिरबाग दरभंगा जिले में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार। देखिए अंतरिम सरकार की यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1946 यानी कि 1946 में। और आपको ज्ञात होगा कि 9 दिसंबर को, कब, 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था,
संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था? कब? 9 दिसंबर 1946 को ही। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कृषि और खाद्य वाला क्षेत्र इनके पास था, कृषि और खाद्य विभाग इनके पास था। और अनुग्रह नारायण सिन्हा को आप जानते ही हैं, बिहार के थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोसी नदी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना है, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कोसी नदी किस ओर से आकर के गंगा में जाके मिलती है। तो देखिए गंगा नदी कुछ यहाँ से उत्तराखंड में निकल के कुछ इस तरीके से बिहार में जाके यहाँ पे गिर जाती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है? इधर से। कोसी नदी इधर से आती है और यहाँ से आकर कटिहार एक जगह है, वहीं पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर? कटिहार में जाके मिलती है। और चूंकि इस तरीके से गंगा नदी बहती है तो इस वाले पार्ट का हो गया राइट, यानी कि दाहिना, और ये हो गया बायां। तो यानी कि बायां तरफ से क्या है? कोसी नदी आके गंगा में मिलती है। पेपर में पूछा जाता है कि कोसी नदी यानी बिहार का शौक जिसे कहते हैं, गंगा नदी में किस ओर से आके मिलती है? तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं हाथ से आके मिलती है। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी पूरे भारत की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी नदी की है? तो वो हो जाएगा गंगा नदी का। अगर आपसे पूछे कितने हैं, तो करीब करीब 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सी नदी आके मिलती है। तो यहाँ पे देखिए सोन नदी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए सोन नदी यहाँ पे सुपौल, यानी कि यहाँ पे क्या है? इस वाले पॉइंट में यहाँ पे आप नेपाल है, यहाँ पे क्या है? नेपाल है। ठीक है, और यहीं से यहाँ से निकल रही है और इस तरीके से होते होते इस तरीके से होते होते यहाँ से ऐसे होकर के और यहाँ जाके ये कटिहार में जाके मिल जाती है और फिर यहाँ पे और इधर से आके एक नदी आके यहाँ पे फिर बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। वेस्ट बंगाल है और ऐसे आके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है इस तरीके से, और इस तरीके से गंगा नदी आके कहाँ मिलती है? यहाँ पे आके मिल जाती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि सुपौल यहाँ से निकलती है और ये सोन नदी, इसी को बोला जाता है बिहार का शौक। क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ऊपर से देखिए, ऊपर से ढलान ये है और ये नदी क्या करती है? शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। शिफ्टिंग ऑफ कोर्स का मतलब होता है कि ये अपना मार्ग ऐसे बदलती रहती है, कभी यहाँ से बह रही है तो कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, जिसके कारण है ना इस नदी से बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। यही कारण है बिहार के इस नदी को शौक माना जाता है। तो आप समझ गए हैं कि ये नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार जिले में मिलती है। एक पॉइंट लगे हाथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो ये ठीक है, यहाँ से ये वाला कौन सा है? ये है बक्सर, और गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से आके उत्तर प्रदेश से इधर से होते हुए यहाँ पे गंगा नदी यहाँ से जाके गिरती है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है? बक्सर है। तो यहाँ बक्सर में सबसे पहले बक्सर जिला में गंगा नदी इंटर करती है। चलिए तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को आरक्षण 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 2006 हो जाएगा। और याद रखिएगा महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भी पारित हुआ था 2006 ईस्वी में ही। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2005 की, तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसे कहते हैं आरटीआई के तहत, यदि किसी का भी जानकारी जैसे आप देते हैं तो आरटीआई के तहत आप क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन देके आरटीआई के तहत आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका अधिनियम कौन सा था? तो 2005। आंसर यहाँ पे ये होगा। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में क्या हुआ था? आरटीई हुआ था। ये आरटीआई है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन और आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में पारित हुआ था। अगर हम 2014 की बात करें तो 2 जून, कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में का गठन किन्होंने किया था? यानी कि ये प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फूलन प्रसाद। किसने? बिहार समाजवादी पार्टी का जो स्थापना किया था 1931 में, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। कहीं कहीं पेपर में आपको जेपी नारायण भी दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट। यूएन यहाँ देखिए, यूएन या फिर यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो यहाँ पे एक बार याद रखिएगा, जो यूएन है इसकी जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1949 को। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा है 2021 में 68 पेपर से प्री निष्कर्ष में। तो यहाँ पे उस समय यानी कि अभी चल रहा है 2023,
ठीक, तो उस समय ये हुआ करते थे टीएस त्रिमूर्ति। लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो वो हो जाएगा रुचेरा कंबोज। कौन हो जाएगा? रुचेरा कंबोज, रुचेरा कंबोज। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है अगर आप इसी तरह के सेशन आप देखना चाहते तो। यही प्रश्न में पूछे जाएंगे। और चलिए अगला देखते हैं, बिहार में 3 कठिया पद्धति का क्या है। यानी कि बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक अंग्रेजों के शासनकाल में 3 कठिया पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। आखिर ये 3 कठिया पद्धति है क्या? शिक्षा पद्धति है, रोजगार पद्धति, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति का मतलब है कि 3 कठिया पद्धति में ये बोला गया था, अगर किसान को क्या है, अगर किसान को अगर इस तरीके से 20 कट्ठा जमीन है, कितना जमीन है? 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, उसी को कहते हैं कृषि पद्धति, यानी कि 3 कठिया पद्धति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोसी रिवर ज्वाइंस गंगा इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो कोसी नदी है किस जिले में गंगा में मिल जाती है। आप लोग खुद इसका आंसर करिए। अभी मैंने आपको मैप के द्वारा बताया है, क्योंकि देखिए कोसी नदी कहाँ बताया मैंने? कटिहार में। और सुपौल में आके इंटर करते हैं कोसी नदी, और सुपौल होते हुए यहाँ पे जाके कहाँ मिल जाती है? कटिहार में मिल जाती है। तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी इसको पूछ लिया गया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न यहाँ पे अभी एसटेट का जो एग्जाम हुआ तो वहाँ पे भी पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, अगर यहाँ भागलपुर की बात करें तो भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है, और यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। अगर आपसे पूछे कि भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो उस समय पाल डायनेस्टी हुआ करता था, यानी कि पाल शासक जिसका कि धर्मपाल था, उन्होंने ही भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। और याद रखिएगा यहाँ पे गंगे डॉल्फिन भी पाए जाते हैं भागलपुर पे गंगा नदी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक, तो लोकनायक को कहते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी नारायण भी कहते हैं। और जब वो इंदिरा गांधी थे तो इंदिरा गांधी की सरकार में इन्होंने जेपी नारायण ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ में, जिसका नाम था जेपी आंदोलन। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार में करीब सबसे अधिक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और लालू प्रसाद की बात करें तो ये आरजेडी के नेता हैं, ठीक है, और चारा घोटाला के खिलाफ में ये जेल भी गए थे। और इसके अलावा नीतीश कुमार की बात करें तो ये अभी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जो कि ये जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर यहाँ पे देखिए, एक बिहार में एक जिला है जिसका नाम है रोहतास। वहाँ पे चूना पत्थर जाए पाए जाते हैं। कैमूर के लगभग बगल में ही है रोहतास है, वहाँ पे चूना पत्थर जाए पाए जाते हैं। और इसीलिए वहाँ पर एक डालमिया नगर है, जो कि डालमिया नाम के लोगों ने उसे बसाया था। और यही कारण है कि ज़्यादा चूना पत्थर होने के बाद में वहाँ पर क्या है, उससे सीमेंट का निर्माण करते हैं। और इसीलिए हम यहाँ के ये कह सकते हैं कि सीमेंट के लिए वो डालमिया नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशम की बात करें यानी कि सिल्क की बात करें तो यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए भागलपुर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके लिए अब जूट की बात करें तो जूट को काला गोल्डन फाइबर भी जूट को बोला जाता है। ठीक है, जो गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे गोल्डन कहाँ, मतलब जूट की उत्पादन की जाती है बिहार के किस राज्य में, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगर बिहार में पूछे तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो देखिए यहाँ पे फल्गु एक नदी था, यहाँ पे लोहित और लीलाजन एक नदी है, यहाँ से ऐसे आती हैं लोहित, इधर से लोहित और एक लीलाजन ये आती है, और यहाँ से लोहित, ये दोनों आके मिल जाती है। और मिलने के बाद यही वाला कौन सी नदी है, लीलाजन, या फिर इसी को कहते हैं निरंजना, और यहाँ से आके मिल जाती है। और उसी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, फल्गु नदी कहते हैं, या फिर इसी को निरंजना नदी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, फल्गु नदी। ठीक है, यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान के इसी नदी के किनारे में प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी इधर से आके ऐसे जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। और चलिए अगला देखते हैं। अगला करने से पहले अगर आप एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आपको इस तरीके से सेशन पहले मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला गंगेटीय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अभी मैंने बताया था कि भागलपुर में गंगे डॉल्फिन भी पाया जाता है। विक्रमशिला का भी मैंने नाम बताया था। मैंने ये भी बताया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल ने किया था।
तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, भागलपुर में। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम इस बक्सर जिले की बात कर लें तो अभी अभी मैंने बताया था कि बिहार में बक्सर जिले में गंगा नदी जो है एंटर करती है। इसके अलावा बिहार में सबसे लंबी नदी पटना जिले में है। इन्हें पटना इस तरीके से है ही, पटना इस तरीके से तो सबसे लंबा है, तो यही कारण है कि इस तरह से यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। पूछे कितना किलोमीटर, तो करीब 100 किलोमीटर है या फिर 99 भी आप बता सकते हैं, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है। इस प्रश्न को देखिए यहाँ पे पूछा गया है अभी हाल ही में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बात करें तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। क्या है, बरौनी रिफाइनरी। तो यहाँ पे आ जाएगा यूएसएसआर, यूनाइटेड, यहाँ पे है ना यूएसएसआर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस समय, अभी जो वर्तमान में आप रसिया कहते हैं, उस समय ना जो करीब 15 to 16 जो कंट्रीज़ हैं अभी जो वर्तमान, वो सभी मिल करके यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। लेकिन सारे अलग अलग हिस्सों में टूट गए, अलग अलग देश बन गए, जिसके कारण अभी कौन है, रसिया अलग हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। अगर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हिटलर के बारे में, अगर बोले कि हिटलर कहाँ का था, तो वो जर्मनी का था हिटलर। और आप जानते हैं सौंपा को देश फ्रांस को बोला जाता है। और दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो ये दक्षिण कोरिया जो है किम जोंग यहाँ पे है, जो तानाशाह सरकार चलती है। चलिए अगला, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फूलन प्रसाद। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि बिहार में समाजवादी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ फूलन प्रसाद दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 ईस्वी में क्या किया था, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। ठीक, हाँ, यहाँ से कुछ लगे हाथ आप यहाँ से देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे रहे थे, किसमें, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला करते हैं। अगला करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। सब्सक्राइब के कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, वो हो जाएगा पटना। और मैंने आपको भागलपुर के बारे में बताया कि विक्रमशिला डॉल्फिन जो है कहाँ पे है, ये भागलपुर में है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। और जो कोसी नदी है, यानी कि बिहार का कोसी नदी को कहते हैं। और कोसी नदी कहाँ पे आके मिल जाती है गंगा नदी में, तो कटिहार में। अगर हम बेगूसराय की बात करें तो अभी जो मैंने आपको बताया बरौनी तेल स्रोत या बरौनी जो तेल वाला था, यहाँ पे प्रश्न क्या था, बरौनी रिफाइनरी, तो ये यहीं पे है, कहाँ पे, बेगूसराय में है। इसके अलावा डॉल्फिन के नाम आती है, तो मैं आपको बता दूं डॉल्फिन को अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये शुद्ध पानी में रहता है। अगर जितना डॉल्फिन उस पानी में रहेगा, गंगा में रहेगा, उतना उसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि शुद्ध पानी में ही डॉल्फिन रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा ही 1906 ईस्वी में, जब उस समय क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो ये बिहार का सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही सक्रिय थे और ये अंग्रेजों से, उसी ब्रिटिश प्रांत से मांग कर रहे थे कि बिहार को अलग कर दिया जाए। और अंततः 1912 ईस्वी में क्या किया, बिहार को बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। बिहार एंड उड़ीसा प्रांत यानी कि उस समय 1912 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सभी एक ही पार्ट हुआ करता था। और झारखंड का तो कुछ उस समय नाम नहीं था। और उस समय 1912 में बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के नाम से जाना जाता था। और बाद में जाके 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग कर दिया गया और बिहार अलग नाम हो गया, कौन सा, बिहार। तो इस पॉइंट को आप आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया गया था। अभी देखिए हाल ही में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1632 ईस्वी। 1632 ईस्वी में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है। हरिहर क्षेत्र मेला, तो ये हो जाएगा सारण। बिहार के सारण जिले में हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। और आप याद होगा कि हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो सारण जिले में लगता है। और विश्व के पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा मेला पशुओं का सारण में लगता है, जिसे सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे है, सारण जिले में है, बिहार के।
और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में, कार्तिक शुक्ल पक्ष में से मनाया जाता है। अभी मैंने बताया पटना के बारे में। मुजफ्फरपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची होती है और यहीं पर ही लीची होने के कारण यहाँ पे मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और आप सभी जानते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने क्या है कि मधुमक्खी पालन यहाँ पे की जाती है। पटना की बात करें तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी लंबी यही है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो आप बताइए। अभी मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया है, बताइए आप में से कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी तुरंत मैंने आपको बताया है। तो आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। आप कहोगे सर 1912, नहीं, बीपीएससी ने भी जब इसका आंसर दिया था ना 1912 ही दिया था पहले, लेकिन बाद में जब अपडेटेड करके उन्होंने दिया तो 1936 दिया है। कारण क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि बिहार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जो जॉर्ज पंचम आए थे, और 1911 में ही ये डिसाइड किया था कि बिहार को क्या किया जाए, बनाया जाए। तो वहाँ पे 1912 में क्या हुआ था कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग किया था बंगाल से, जबकि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया था। तो भारतीय राज्य के रूप में जब बना बिहार तो हुआ 1936 ईस्वी में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि आपको इस तरीके से सेशन मिलते रहे। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है रेगुलर, और रेगुलर आपको इस सेशन को देखना है। यहाँ से आपको जरूर फायदा मिलेगा, जरूर नहीं बहुत जरूर मिलेगा। आप या कोई भी आप प्रैक्टिस एप लगा के देखिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि बिहार से भारतीय विधानसभा के सदस्य कौन थे? बिहार से तो आप बताइए, A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम प्रसाद। कोई मिले या ना मिले, लेकिन आपका राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आपको पता ही होगा क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब अंतरिम सरकार हुई थी, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, और अंतरिम सरकार में ही जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। तो यानी कि बी और सी दोनों ही होगा। A.N. सिन्हा भी थे, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया ये बताना है। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए भारत की संविधान सभा का गठन, तो अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत। सबसे पहले ये बताइए कि क्रिप्स मिशन कब बना था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन बना था। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन की योजना, तो आप बताइए कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 ईस्वी में। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1947 ईस्वी में भारत हमारा क्या हुआ था? आज़ाद हो गया था। तो 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। आंसर ये नहीं है। अगर ये वाला पूछे अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द माउंट बेटन प्लान, यानी माउंट बेटन योजना के अंतर्गत, तो माउंट बेटन योजना कब हुआ था? तो 3 जून। कब? 3 जून माउंट बेटन योजना के तहत 3 जून 1947 में ही क्या हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। पर यहाँ प्रश्न में पूछा था भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि किसके तहत? तो देखिए भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन में आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 1946 में। कब हुआ था? तो यहाँ डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर को 1946। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन चलता है क्योंकि देखते हैं आप एक प्रश्न से कितने सारे पोस्टमार्टम किया जाता है, और यहाँ से एक प्रश्न करीब 6 से 7 प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य था? देखिए महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये भी संविधान सभा के नहीं थे अध्यक्ष या फिर सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे क्योंकि उस समय ये बिहार में सक्रिय थे। राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, बिहार के एकमात्र लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बिहार में पूछे इनका जन्म कहाँ हुआ तो जीरादेई गांव में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निरंजना नदी। शायद आप इसका भी आंसर दे देंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन नदी, फल्गु नदी। तो आंसर हो जाएगा फल्गु नदी।
मैं अगर आपसे पूछूं कि गंगा नदी में पुनपुन नदी किस ओर से आके मिलती है तो बता पाएंगे? बता देंगे सर, अभी अभी आपने बताया कि पुनपुन नदी इधर से आके यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि जिधर से पानी गिरती है तो ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया। पुनपुन नदी यहाँ गिरती है, तो आपसे अगर पूछे पुनपुन नदी गंगा नदी में किस ओर से मिलती है तो आप बता देंगे सर राइट साइड से मिलती है। अगर आपसे कोसी नदी की पूछते तो बिहार का शौक बोला जाता है सर, इसे नेपाल से निकलता है, नेपाल से सुपौल में आता है, सुपौल में आके कटिहार में जाकर गंगा नदी मिल जाती है। अगर आप हमसे ये पूछ लें कि बिहार में यानी कि गंगा नदी में कोसी नदी किधर से आके मिलती है तो सर हम बता देंगे कि लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड से आके मिलती है। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, और ये अभी टीचर्स के एग्जाम्स में पूछा गया, आप देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, फाल्गु रिवर इज कंसिडर्ड सेक्योर्ड बाय द बुद्धिस्ट, यानी कि आप सभी जानते हैं फाल्गु नदी के किनारे हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट इज आल्सो नोन एज निरंजना, इस नदी को निरंजना के नाम से भी जानते हैं। रिवर ऑन विच बैंक ऑफ लॉर्ड बुद्धा मेडिटेट अंडर द बुद्धिस्ट स्टैंड, इधर नदी के किनारे में एक हुआ करता था बोधि ट्री, जिसे पीपल कहते हैं, और उसी के नीचे में भगवान बुद्ध समाधि यानी कि मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन करते थे, यानी ध्यान लगाते थे। एंड द अटेन हिज इनलाइटमेंट इट पासिस थ्रू द गया डिस्ट्रिक्ट, और ये किस जिले में है, गया जिले में है, और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी वही बात यहाँ पे लिखा गया है। फल्गु नदी के बौद्ध द्वारा पवित्र माना जाता है, यानी कि फल्गु नदी को पवित्र माना जाता है। बिहार में अगर पूछे कि बिहार में किस नदी को सबसे, गंगा के अलावा, ऐसे प्रश्न अगर आप पूछे कि गंगा के अलावा किस नदी को बिहार में पवित्र माना जाता है, वो फल्गु नदी ही हो जाएगा। पूछेगा फल्गु नदी किस जिले में है तो गया डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान यानी किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो निरंजना नदी के किनारे। पूछे निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है तो फल्गु नाम है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और उनका ज्ञान की प्राप्ति किया, और ये जिले कहाँ से होकर, गया जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार शेयर्स इट बाउंड्री विद दिस इंडियन स्टेट, किस स्टेट से बिहार अपना कह कि बिहार शेयर्स इस बाउंड्री विद दिस इंडियन स्टेट, बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमाएं साझा करती है। तो बताइए बिहार, तो आप सभी जानते हैं बिहार के साथ बगल में कौन है, झारखंड है, और झारखंड और बिहार के बगल में कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश किधर है, पश्चिम साइड में है। झारखंड क्या है, नीचे है। नीचे की बात करें तो नीचे नॉर्थ यानी कि दक्षिण में है। झारखंड किधर है, बिहार से दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, वेस्ट बंगाल पूरब में है बिहार से। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप इस बात को समझ आगे करने से पहले यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं। मैप में देखिए, थोड़ा सा मैप की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर इस तरह से इस वाले पार्ट को कहते हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर। ये वाला पूरा हो गया लद्दाख, जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश में है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। अगर यहाँ की बात करें, इधर से आते यहाँ हम इस वाले क्षेत्र में बात कर लेते हैं क्या कि बिहार के साथ कौन है। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे है बिहार, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसी, ये क्या है, बिहार है ये वाला क्षेत्र। तो बिहार से देखिए इधर है उत्तर प्रदेश है, यानी कि एक उत्तर प्रदेश हो गया। अगर आप यहाँ पे बात करें, ये वाला यहाँ पे ये वाला जो है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे नहीं मिला, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये उत्तर प्रदेश और आपका यहाँ पे झारखंड, ये दोनों के बॉर्डर पे है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है यूपी से नहीं मिला है, और एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे दिया रहेगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये वाला जो आप येलो देख रहे हैं ये वाला क्या है, झारखंड है। ये क्या है, झारखंड है। और इसके अलावा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो देखिए, यानी कि बिहार के साथ कितने हैं, 3 ही राज्य साझा करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बाकी ये यहाँ पे जो ये वाला मध्य प्रदेश है, ये और छत्तीसगढ़ यहाँ पे बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। चलिए एक बार यहाँ पे पूरा मैप का ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, पूछा जाता है प्रश्न। सबसे अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो है कौन सा है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। पहले चारों ओर बात करेंगे, राजस्थान है, ये वाला गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये वाला छोटा सा पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, ये छोटा सा पार्ट है जो गोवा है। और यहाँ पे अगर ये बात करें तो ये वाला कौन सा है, कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये वाला तेलंगाना है। यहाँ पे बात करें तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा की बात यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये ऊपर वाला बात यहाँ पे सिक्किम है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे छोटा सा क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे क्या है, हरियाणा है। यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ पे दिल्ली हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें पंजाब, यहाँ ऊपर में ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। चलिए इधर की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, और ये वाला मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा, ये असम, ये मेघालय। तो आई होप आप इस मैप को आप समझ लीजिएगा, मैप से कई प्रश्न बन जाते हैं।
कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है या फिर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। अगर आपसे पूछा जाइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी हो जाएगी। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हाल ही में 2022 में एक 31 बीपीएससी में जूनियर इंजीनियर में इसे पूछा गया है और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? अभी हाल ही में इस क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा था और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। प्रश्न यहाँ थे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कृषि विभाग के थे। कृषि जो अंतरिम सरकार थे तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को कृषि विभाग इनके पास था। अगर हम बात करें जेपी नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को जेपी आंदोलन के इंदिरा गांधी के टाइम में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था जेपी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कहाँ से, मतलब कि कौन सा अनुच्छेद में है? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो अभी फिलहाल में पहले 10 था, एक यहाँ पे जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से ये लिया गया है, तो ये रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया है। तो देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन और इसके अलावा देखिए पार्ट 4 में ये भी याद रखिएगा कि कौन जो मौलिक कर्तव्य है वो किस पार्ट में है, यानी किस भाग में है, तो 4 भाग ए में है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 51A में है। ठीक है, नॉन जुडिशियबल इन नेचर है। अगर ये पूछे किस नेचर का है तो नॉन जुडिशियबल है, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंडियन सिटीजन के ऊपर ओनली है, दूसरे विदेशी के ऊपर नहीं है। 11th ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि पहले 10 था जो कि 42वां संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ दिया गया। लेकिन वर्तमान में अभी पूछे तो कितने हैं? टोटल 11 हैं। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था जो कि अनुच्छेद 51A था। भाग अगर पूछे तो 4A, अगर प्रकृति में पूछे तो गैर न्याय संगत है, केवल भारतीय नागरिकों को ये उपबंध प्राप्त है। अगर वर्तमान में पूछे तो कितने हैं? 11वें हैं। अगर पूछे कि 11वां कब जोड़ा गया है तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अपने अगर अभी तक अपने आई एग्जाम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर इस तरीके से आपको सेशन देखना चाहते हैं तो। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला पूछा है मंगल पांडे। आप सभी अवगत होंगे ये मंगल पांडे के नाम से, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्होंने वासिपोई विच इन्फेंट्री, यानी कि मंगल पांडे जो थे ये भारतीय सेना में थे, यानी कि उस समय जब अंग्रेजों के शासनकाल हुआ था उस समय सेना में थे। और इन्होंने जैसे विद्रोह हुआ था 1857 में,
तो जो आप सभी जानते हैं जो कार्ट्रिज था उसमें ये बोला था गाय और सुअर की उसमें चर्बी यानी कि जो बंदूक यानी कि राइफल को फायर किया जाता था दांतों से निकाला जाता था। तो इसी से आहत होकर के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके अलावा नौकरी से भी निकाल दिया गया था। और इसी कारण से क्या हुआ, विद्रोह हो गया, जिसमें कि ये पूछा क्वेश्चंस में ये पूछा है कि मंगल पांडे किस पैदल सेना में एक सिपाही थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। चलिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पे है क्या कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के बंगाल के विद्रोह की चिंगारी तब भड़काई जब उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन क्या नाम दिया गया, यानी कि व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द ऑपरेशन टू द लिबरेट गोवा फ्रॉम टू पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगालों से गोवा को हटाने के लिए यानी कि लेने के लिए कौन सी ऑपरेशन के नाम दिया गया था, क्या कौन सी कोड वर्ड दिया गया था। तो यहाँ जान सकते हैं वो था ऑपरेशन विजय। क्या था, ऑपरेशन विजय। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से हमने वापस ले लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विचारों पर कथनों पर विचार करें। बाबर ने तुर्क भाषा में यानी कि तुर्की भाषा में अपने स्मरण को तुजुक एक बाबरी में लिखा, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग, बाबर रोट हिज मेमोरीज तुजुक अ बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज, यानी कि टर्की में लिखा है। तो बिल्कुल बात सही है कि बाबर ने अपनी जो मेमोरीज है वो सभी की सभी तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला पूछा है कि अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहता था। तो उस समय जब अकबर टैक्स लेते थे यानी कि भूमि से प्राप्त जैसे राजस्व, तो उस समय उसको कहते थे जब्ती सिस्टम। क्या बोलते थे, जब्ती सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे और देख सकते हैं, बाबर द्वारा क्या लिखा गया है। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में, तो टर्की लैंग्वेज में लिखा गया है। अकबर मेड सम एक्सपेरिमेंट्स इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, यानी कि राजा टोडरमल के द्वारा इन्होंने क्या इसको रिफॉर्म किया, किसने, अकबर ने। और द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज कॉल्ड जब्ती, और अकबर के शासनकाल में क्या कहते थे, जब्ती। इट वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय द राजा टोडरमल, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ बीपीएससी, हर किसी एग्जाम में, चाहे वो आप एसएससी का दें, रेलवे का दें, बैंकिंग का दें, वहाँ से हर किसी एग्जाम के लिए फेमस है और यहाँ से आपको पूछा ही जाता है। देखिए हाल ही में बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022 ने इस प्रश्न को पूछा है। क्या है प्रश्न, कह रहे डैश रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। तो विटामिन जो डी है वो विटामिन डी से जो रक्त होता है वो थक्का होता है। कहोगे सर कब होता है, मान लीजिएगा आपका उंगली या चाकू से कभी कट जाता है, तो जो मिनिमम टाइम होता है 3 मिनट 2 से 3 मिनट तक में आपका खून बंद हो जाना चाहिए। और किसके कारण बंद होता है, बॉडी में हमारा क्या होता है, विटामिन के। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होता है तो वो जल्दी उसका खून अगर कट जाएगा तो जल्दी वो खून रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वो कौन सी, विटामिन के कारण। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विटामिन के। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक बोलते हैं, विटामिन सी। और अगर विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में, और विटामिन ई बोले तो फ्लेक्विनॉन। ठीक है, विटामिन के की बात करें तो इसको कहते हैं टोकोफेरॉल, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे चार्ट दिया गया है। विटामिन जो के है, विटामिन रक्तस्राव यानी कि जो खून होता है खून को रोकने का कार्य करता है कौन, विटामिन के, और इसको कहते हैं फ्लोक्विनॉन, यानी कि विटामिन के को कहते हैं फ्लिक्विनॉन। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन को किस नाम से जाना जाता था, जैसे अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता था, महिलाओं के शिफ्ट में पूछा गया था, उसको बोलते थे साइनोकोबाल या फिर कोबालियम। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे दिया है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन यहाँ पे बनता है जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। तो विटामिन की हड्डियों, यहाँ पे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि थक्का, तो बोलेगा विटामिन
कि ब्लड को थक्का के अलावा और किस चीज़ में सहायक होता है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन के की सहायता होता है। विटामिन सी अस्कर्बी जो विटामिन सी है अस्कर्बी रोधी विटामिन है, यानी कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है और इसे मसूड़ों, रक्त वाहिकों आदि को स्वस्थ रखने के लिए, घाव भरने के लिए भी सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई को टैकोफेरॉल कहा जाता है, नहीं विटामिन ई को टैकोफेरॉल और विटामिन के को फ्लाकुनॉन, तो दोनों को याद रखिएगा। जनन क्रियाओं में सहायक होती है, विटामिन ई जो है जनन क्रिया में सहायक होती है और इसको इसलिए इसको विटामिन ई को सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है और इसके अलावा बालों के लिए भी विटामिन ई फायदेमंद होते हैं। अधिक विटामिन ए रतौंधी, इसे रेटिनॉल बोलते हैं और इसे आँखों, दांतों, त्वचा की एपिथेलिमी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना एवं संक्रमण रोधों के लिए एक वृत्त सहायक हार्मोन्स बोला जाता है। तो बताइए विटामिन के को क्या बोलते हैं? विटामिन को फ्लेक्विनॉन, यानी कि विटामिन के को फ्लेक्विनॉन बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, और विटामिन ई को बोलते हैं टैकोफेरॉल। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ई को बोलते हैं क्या, या आप रख लीजिए विटामिन ई को टैकोफेरॉल। ईटी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईटी विटामिन ईटी मतलब विटामिन ई को टैकोफेरॉल और विटामिन के को फ्लेक्विनॉन, विटामिन ए को रेटिनॉल और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आई होप आप यहाँ से समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, देखिए ये भी 68 बीपीएससी प्री 2002 और यह 22 फरवरी में भी इसको प्रश्न को पूछा है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? यहाँ पे पूछा है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना इससे पहले भी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बिहार में इसकी स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन? बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था स्वराज दल की स्थापना। कहाँ पर? बिहार में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा कि बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सर जेम्स डेविड शिप्टन। ये कहने का मतलब ये कि जब बिहार आज़ाद हो गया था, यानी कि भारत के आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, उस समय उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये सारे के सारे एक हुआ करते, जिसे उसको बिहार प्रांत बोलते थे। तो उस समय की ये बात कर रहा है, तो वही उस समय ये सर जेम्स डेविड थे बिहार के राज्यपाल। चलिए आगे यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? यानी कि अगर हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये सारे जो बेल्ट है ना, ये नदी के किनारे के बेल्ट हैं, जिसके कारण है कि यहाँ पे सारे यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं ये उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ फसल सबसे ज़्यादा उगता है। फसल होता है तो धान, चावल, गेहूँ ये सारे क्या हैं, ज़्यादा उगता है, और जिसके कारण यहाँ पे धान, चावल, गेहूं ये सब क्या है, अनाज है। तो अनाज आधारित अगर देखिए जिस क्षेत्र में अनाज ज़्यादा होगा वहाँ अनाज आधारित अगर उद्योग लगाया जाएगा तो वो ज़्यादा फलेगा फूलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग यहाँ पे बिहार में लगाया जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर भारत में बात करें कि सबसे ज़्यादा गन्ने कहाँ पे उगता है, तो उत्तर प्रदेश गन्ने का डलिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने उगते हैं और इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी होती है। अगर हम दाल की बात करें तो मध्य प्रदेश दाल के क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका यानी कि फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला यहाँ पे देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम से बहती है? यहाँ पे आपको ये बताना है किन नदियों में संगम से बनती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सी, फल्गु नदी। सबसे पहले आप ये जानिए, फल्गु नदी को ना निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है और ये जो होता है ये मोहना और लीलाजन नदी इन दोनों के मेल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आप सभी जानते हैं 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त को 1942 में। इस समय हुआ था क्या, सभी नेताओं को, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन सभी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जो बचे थे उसके बाद वहां से जेल से भागने के बाद क्या हुआ, आज़ाद दस्ता का बनाया जो कि बिहार में सक्रिय रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी।
ठीक है। अगर आपसे बोला जाती है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में। अगर आपसे असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में। ये पॉइंट आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, ये बताना है। ये मुंगेर, बांका, कटिहार, जमुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जमुई। अभी देखिए 67th बीपीएससी प्री 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय, यहाँ पे पूछा है भारतीय। अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था वहाँ पे पूछा था कि भारतीय गवर्नर कौन थे, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है। और अब आपको मैंने अभी बताया जो डॉक्टर श्री कृष्ण थे, ये कौन से थे, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था। तो बिहार का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 1918 था 2011 की जनगणना के अनुसार में। चलिए अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के साथ में। लेकिन वो 10 के जनगणना नहीं था। वो 10 के जो जनगणना का शुरुआत किया 1872 था, 1872 था। इसके बाद जो है लॉर्ड रिपन के समय काल में 10 के जनगणना को चालू किया। यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था, 2018 था। जबकि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला गोपालगंज है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले में है, तो गोपालगंज में है, जहाँ के लालू यादव है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। ठीक है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। यानी कि जो गोपालगंज का जिला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस जिले में नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नहीं, सबसे ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे लड़के से ज़्यादा कौन है, लड़कियाँ हैं। मुंगेर जो है न्यूनतम है, यानी कि मुंगेर में लड़के कम हैं, लड़कियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। जबकि गोपालगंज में लड़कियां ज़्यादा है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा की बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए, और भीम बांध कहाँ है, कैमूर में ही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि अगर आप इस तरह के सेशन देखना चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा की बात करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेम क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ये तो आप जाने समझ गए, तो कौन सा होता है, कैमूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में। संगम का मतलब होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ना ये गंगा नदी बह रही है और यहाँ से ऐसे ना सोन नदी यहाँ से बह रही है। तो जहाँ पे मिल रहा है वो वाला जिला कौन सा है, तो वो वाला जिला है पटना। पटना में गंगा नदी में जाके सोन नदी जाके मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। अगर हाँ आपसे ये पूछे कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी एंटर करती है, तो वो हो जाएगा बक्सर। बक्सर जिले में बिहार की यहाँ पे एंटर करती है। और इसके अलावा अगर बात एग्जिट की बोले तो एग्जिट यहाँ पे आपका पूर्णिया, यानी कि आपका इधर इस साइड में, यानी कि पूरब के साइड में इधर जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखिए चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने 1919 में
अध्यक्ष किया था, और वहीं बिहार किसान सभा 1929 में ही किया गया है। अगर आप पूछे बिहार से उड़ीसा कब हुआ तो 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, पूर्णिया नहीं करता है, बाकी किशनगंज करता है, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है। मैंने आपके लिए आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, कैसे? चंपा, चंपा यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, चंपा चंपा चंपा, एसएमएस ऐसे, एसएमएस आया क्या? ठीक है, आया क्या? चंपा एसएमएस आया क्या? चंपा मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अररिया, ठीक है, और किशनगंज। ये सारे के सारे जिला हैं जो कि नेपाल के साथ सटे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है? तो सेमी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? धमेक स्तूप, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? सारनाथ पे है। सारनाथ पे धमेक है, बौद्ध भगवान से रिलेटेड है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और महत्वपूर्ण सेशन लेकर आता रहूं रेगुलर। यहाँ पे प्रश्न पूछा कि हरिहर एंड बुक्का वर द फाउंडर ऑफ विच किंगडम, यानी कि हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? तो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या? औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था, का निधन किस सन में हो गया? तो यहाँ पे देखिए इसका जो निधन है वो निधन हो गया था औरंगजेब का 1707 ईस्वी में। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी में ऊपर वाला भाग को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं। ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं आर्कटिक, और ये वाला पार्ट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि साउथ पोल पर, इस वाले पार्ट को कहते हैं अंटार्कटिका। तो ऊपर देखिए नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ कौन सा है? उत्तरी हो जाएगा, और ये कौन सा है? साउथ है, तो ये कौन सा हो जाए? दक्षिणी। तो यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक और अंटार्कटिक। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पेपर में कई बार इसको सीटेट में भी पूछा गया है। देखिए सीटेट में भी कई बार इसको क्वेश्चंस को पूछा गया, चाहे आप वहाँ पे पिछला वाला प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, और इसके अलावा 68 पीपीएससी प्री में इसको पूछा है। इसके अलावा हाल ही में 2023 में भी इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर एक प्रश्न और देख लिए। मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर का कछवाहा प्रिंसेस डॉटर राजपूत रूरल थे, जो कि इनके बेटे का नाम था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की माँ कछवा राजकुमारी अंबर जयपुर के राजपूत शासक की बेटी थी। शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी मरवाड़ जोधपुर के राजपूत की बेटी थी। तो जहांगीर की मम्मी कौन थी? जयपुर कछवाहा राजकुमारी जयपुर की राजपूत की बेटी थी, और शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी मारवाड़ जोधपुर की राजपूत की बेटी थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन था जो कि महत्वपूर्ण ये है सभी के सभी प्रश्न। और आप इसी तरह से अगर आगे भी सेशन देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे, क्योंकि मैंने ये पहले भी प्रश्न आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में डोगरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन जाता है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अभी एक राज्य नहीं है, लेकिन ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? तो 31 अक्टूबर कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य को अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि नया जो स्टेट बना था कौन सा? तेलंगाना। ये पेपर में पूछा जाता है कि तेलंगाना कब राज्य में आया, गठन हुआ? तो 2 जून कब हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से घटकर बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? अगर आपको पंचायती राज का चुनाव अगर लड़ना है तो आपको कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष। अगर आपका पंचायत में मुखिया सरपंच अगर बनना है तो कम से कम आपको 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको वोटिंग देने का, अगर आपको वोट देना है तो वोट देने के लिए कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए।
और इसके अलावा अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपको जो उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है कि राज्यसभा से अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष ऊपर होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और हाल फिलहाल में बीपीएससी का पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से है। इसलिए दोस्तों अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और ताकि अगर इस तरीके से आप वीडियो को देखना चाहते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा कि द आर्म्स एक्ट 1878 एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वर पास ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि जो यहाँ पूछा गया है कि आयुध अधिनियम 1818 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके शासनकाल में पारित हुए थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नेटबूथ या रिपन के मौके या फिर डफरिन के काल में? यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। यहाँ पे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 के शासनकाल में पारित हुए थे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या थे और ये आर्म्स एक्ट वो था कि यानी कि अंग्रेज लोग थे वो लोग हथियार रख सकते थे लेकिन भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। इसके अलावा जो भारतीय हैं वो अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं प्रेस में, और जो अंग्रेज से वो कुछ भी लिख सकते हैं। यही था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए अगला देख लें। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के बाद 1862 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और डैश, और किसके किसके बीच में किया था? चित्तौड़गढ़ के महाराजा सर दिनकर राव, सर तात्या टोपे। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? सर दिनकर, क्या? सर दिनकर राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज द इनएक्टेड। मीन्स कि 1919 जब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू था तो उस समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब भारत में जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, यानी कि भारत के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ तो उस समय कौन थे भारत का राज्य सचिव? तो हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और अगर हम कर्जन की बात करें तो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था तो उस समय भी कर्जन थे। अगला देखिए, अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी ने इस प्रश्न पूछा था, बीपीएससी के टीचर एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा था, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रीववर्ज या फिर राजगिरी। ये बीपीएससी के जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था तो भी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, और देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि 200 वर्षों में मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मगध में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इससे महाजनपद की परिवहन की सुविधा प्राप्त थी। भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद मिली। मगध की पहली राजधानी बिहार में राजगिरी थी और दूसरी राजधानी पटना पाटलिपुत्र में थी। चलिए अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड रिप्रोडक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुसार में बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि काल अनुसार यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये आप सभी जानते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो ये करीब 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो ये आया था 1992 में। जैव विविधता दिवस की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो 1992, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1972, और जैव विविधता दिवस की बात करें, अधिनियम की बात करें तो ये 2002 हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा था? ये तीसरा, यानी कि तीसरा कौन सा पहले? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें दोनों में कोई होगा। तीसरा उसके बाद तीसरा के बाद पहला, तीसरा पहला ये नहीं, ऑप्शन हमारा एक ही बचा है। यहाँ पे याद रखिएगा जैव विविधता दिवस एक्ट 2002 में पास हुआ था 22 मई को, इसीलिए 22 मई को ही जैव विविधता के दिवस रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप कब हुआ था, तो यहाँ याद कर लीजिएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, प्रिवेंटेशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वाटर प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, एयर प्रिवेंटेशन एंड द कंट्रोल
ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2020। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल्स एंड फॉरेस्ट डोअर्स रिकॉग्निशन ऑफ द राइट एक्ट 2006। यहाँ पे हिंदी में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम 1927 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1974 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और जैव विविधता अधिनियम 2002 है। तो इस तरीके से यहाँ याद कर सकते हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को यहाँ पे पूछा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में अनुसूचित के लिए सबसे पहले आपको याद करना है कि विधानसभा में टोटल भारत जो बिहार है, बिहार के विधानसभा में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है। तो 243 है विधानसभा सीटें में, जिसमें कि अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो उसमें 40 है, और अगर आप राज्यसभा की सीट बारे तो 16 है। इसी के लिए यहाँ पे जो रिजर्व है वो कितने हैं, 38 है। और बिहार में जो 38 है, टोटल डिस्ट्रिक्ट भी 38 है, यानी कि टोटल जिले भी कितना है, 38 है। इसके अलावा बिहार में SC के लिए 38 है और ST के लिए 2 सीट रिजर्व है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी की पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो देखिए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेलेंटाइन चर्चिल, इसने कहा था। यानी कि किसने बंगाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, तो भारतीय अशांति का जो जनक किया था वेलेंटाइन चैरोल ने, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। देखिए तो यहाँ पे देखिए काली नदी यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा यमुना भी सहायक नदी नहीं है गंगा नदी की, ठीक है। इसके बाद गोमती भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा गंडक एवं बागमती। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, गोमती और भूरी और महानंदा तो नहीं है, रामगंगा भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 किस में है, इसमें तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ई ऑप्शन आना चाहिए, यही होगा, यानी कि ओनली वन आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सारे देखिए गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे देखिए रामगंगा है, घाघरा है, कोसी रिवर है, गोमती रिवर है, गंडक रिवर है, दामोदर, सोन, बेतवा, चंबल, यमुना, ये सारे राइट साइड से, यानी कि गंगा नदी अगर इस तरह से हैं तो ये इधर से निकलती थी, इधर हो गया, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो यहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड ये सभी हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से पेपर में बनते हैं। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा पूछा कि भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। तो जल मेट्रो की बात करें तो हो जाएगा कोची में। अगर अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो वो हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए अगर पति का ए है और पत्नी का बी है तो संभवतः ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभी बीपीएससी ने इसको हेडमास्टर परीक्षा में इसको पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि अंग महाजनपद की राजधानी वर्तमान बिहार के किस शहर में थी। तो हो जाएगा भागलपुर में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे 16 महाजनपद में पूरा बटे हुए थे। और इन सभी 16 कौन से, मगध था, काशी था, वंचिता, मल्ल, कौशल, मत्स्य, अवंती, चेडी, अस्का, ये सभी 16 जनपदों के नाम है। अगला पूछा कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। धमेक स्तूप तो हो जाएगा कहाँ पे है, सारनाथ पर है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। हरिहर और बुक्का किस सम्राट के संस्थापक थे। ये हो जाएगा विजयनगर के सम्राट के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अगला है हरिहर एंड बुक्का वर फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। यहाँ पे आप वर ओरिजिनली पेट्रिस्टेड ऑफ द ककटियास ऑफ द रेंगल। हरिहर और बुक्का विजयनगर सम्राट के संगम राजवंश के क्या थे, संस्थापक थे। मूल रूप से वारंगल के ककतिया लोगों के समांतर थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये चालुक्य पुलकेशिन वन, चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन वन थे इसका कैपिटल वातापी और या बदामी। पल्लव के सिनु थे जो कि कांची या फिर कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की बात करें तो दंती दुर्ग थे, यहाँ पे मालिक, और चोल विजयनगर और तंजौर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन राजपूत माता से जन्मे थे। यहाँ पे आपको बताना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां।